नमस्कार। साइंस सन स्टडी जोन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज फिर मैं बापू की सीख लेकर आया हूँ। लेसन ऑफ मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी जी। और आज की सीख का जो टॉपिक है, easy to blame, difficult to solve the problem। easy to blame, difficult to solve the problem। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो समझने से पहले एक कहानी पे आते हैं। एक राजा होता है जिसके दरबार में बहुत काबिल मंत्रीगण होते हैं, सैनिक होते हैं। और राजा जो है बड़े आराम से शासन करता है। लेकिन पहले के जो राजा महाराजा रहते थे, वो अपने राज्य की जनता के बारे में जानने के लिए, या फिर जनता जो है राजा से कितना संतुष्ट है इस बात का पता लगाने के लिए कुछ जासूस को रखते थे। या फिर राजा स्वयं भी अपना वेश बदलकर, अपना रूप बदलकर, अपने वस्त्र बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे और पता लगाते थे कि जनता राजा से कितनी खुश है, राजा के बारे में कैसा विचार रखती है। या फिर जो उनके दरबार में कभी अपॉइंटमेंट करना होता है, या किसी मंत्री को चुनना रहता है, या किसी व्यक्ति को अपने दरबार में शामिल करना है, तो उसके लिए जो योग्य लोग चाहिए, इसका भी पता लगाने के लिए राजा अपने राज्य में घूमा करते थे। तो इसी तरह एक राजा अपने राज्य को छोड़कर निकलते हैं इस तलाश में कि एक ईमानदार व्यक्ति हमको मिलेगा जिसको मैं अपना मुख्य सलाहकार रखूँगा, और उससे जो करप्शन है मेरे साम्राज्य में वो कम हो पाएगा और राज्य का डेवलपमेंट होगा। तो राजा ने अपने वेशभूषा को बदला और एक आम नागरिक बन गए और चले अपने राज्य में घूमने, और एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े राजा निकले तो उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। पैदल चलते चलते उनको एक सड़क मिला। सड़क की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। राजा को चिंता हुई कि कहीं ना कहीं मेरे आदमी जो हैं, मेरे दरबारी, मेरे मंत्री राज्य की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से सड़क इतनी बुरी स्थिति में है। राजा ने देखा कि लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या हो रही है, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। उसी दरमियान राजा ने एक काम किया। उनके दिमाग में एक तरकीब आया। महाराज ने क्या किया, एक बड़े पत्थर का टुकड़ा लिया और ठीक रास्ते के बीच में रख दिया और एक पेड़ के पीछे छुप गए और देखने लगे कि क्या होता है आगे का नज़ारा। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति आया जो पैदल चल रहा था। चलते चलते जो है उसका ध्यान भटका, ठोकर लगा, वो गिर गया। तो जो है वो खड़ा हुआ और बहुत गाली देने लगा, अपशब्द कहने लगा कि कौन आदमी है जिसको समझ नहीं आता है, पत्थर का टुकड़ा बीच में रख दिया है, लोग गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, उसको समझ नहीं आता है। भला बुरा अपशब्द गाली देते हुए वो व्यक्ति जो है कुछ देर तक कराहता रहा चोट से, फिर चला गया। फिर कुछ देर के बाद जो है एक बैलगाड़ी गुजरी जिस पर काफ़ी सामान लदा हुआ था। वो बैलगाड़ी चालक भी धीरे धीरे करते हुए, रिस्क लेते हुए किनारे से किसी भी तरह से निकल गया, लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा वहीं पड़ा रहा। इसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक कई लोग आते रहे, जाते रहे, कोई गाली देता रहा,
कोई अपशब्द कहता रहा, और इसी तरह से लोग जो है, पत्थर वहीं का वहीं रहा, लोग जाते रहे, लोगों को परेशानियां होती रहीं। करीब करीब 3 बज चुके थे और दोपहर के बाद का समय आ गया था। उसी दरमियान एक सब्जी बेचने वाला अपने सिर पर एक टोकरी सब्जी में रखे हुए चला जा रहा था। तभी उसको रास्ते पर पड़ा एक पत्थर दिखाई पड़ा। उसने अपनी टोकरी को सिर से उतार कर नीचे रख दिया और कोशिश करने लगा कि जो पत्थर का टुकड़ा है वो सड़क से हटाकर वो सड़क के किनारे कर दे, ताकि जो लोग जाने वाले हैं, जो पथिक, जो राही जाएं, उनको असुविधा ना हो। लेकिन पत्थर का टुकड़ा बड़ा था, इतना आसान भी नहीं था कि उसको हटा दिया जाए। तो वो जो सब्जी विक्रेता था, वेजिटेबल सेलर, उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। लेकिन करीब करीब उसको ऐसा करने में 1 से 1.5 घंटे लग गए। लेकिन अंततः वो फाइनली सफल हो गया और उसने पत्थर के टुकड़े को साइड में कर दिया। राजा बहुत गौर से देख रहा था। तब तक जो है इतना समय बीत चुका था कि अब सब्जी को लेकर वो बाज़ार नहीं जा सकता था, क्योंकि जो सब्जी खरीदने के लिए ग्राहक जो जाने वाले थे या जो जाते थे, वो सब अब घर लौट चुके थे, क्योंकि संध्या होने वाली थी, रात्रि होने वाली थी। तो अंत में उसने ये कहा कि चलो अच्छा है, आज सब्जी नहीं बिकेगी, आज पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन सड़क पर कोई अब गिरेगा तो नहीं, किसी को चोट तो नहीं लगेगी। ऐसा कहकर वो निराश मन से घर वापस लौटने लगा। इसी दरमियान राजा ने एक पोटली जो असरफियों से भरी थी, सोने की असरफियों से, उसके टोकरी में डाल दी थी। अब उसने फिर टोकरी को उठाया अपने सिर पर और घर वापस हो गया, क्योंकि बाज़ार जाने का समय तो बीत ही चुका था। जब वो अपने घर जाता है और सब्जियों को निकाल कर रखने लगता है, तो उसे एक पोटली दिखाई पड़ती है। जब वो उस पोटली को खोल कर देखता है तो उसमें सोने की असरफियाँ भरी पड़ी थी। अगले दिन वो पोटली लेकर राजा के दरबार में पहुंचता है और उसे राजा से मिलने में बहुत कठिनाई होती है। सैनिक दरबारी उसको रोकते हैं, लेकिन बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत कहने के बाद वो राजा के पास पहुंचता है और राजा से मिलता है और बताता है कि महाराज, कल ऐसा ऐसा हुआ था और मेरे पास पता नहीं किसकी ये पोटली आ गई है, जिसमें तो सोने की असरफियाँ भरी पड़ी हैं। तो राजा ने उसको बड़े सम्मान के साथ अपने बगल में बैठाया और उसकी ईमानदारी के चर्चे किए अपने दरबार में, अपने लोगों के बीच में, अपने मंत्रियों के बीच में, और उसकी ईमानदारी का मिसाल दिया और बोले कि ये सोने की असरफियाँ से भरी पोटली जो तुम्हारी टोकरी में रखी गई, वो मैंने स्वयं रखी है, तुमको ऐसे ही नहीं मिला है, और ये तुम्हारे ईमानदारी का पुरस्कार है और इसके तुम हकदार हो। और आज के बाद तुमको सब्जी बेचने की ज़रूरत नहीं है, आज के बाद तुम मेरे मुख्य सलाहकार रहोगे। और राजा उससे इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। तो ये है ईमानदारी का फल, ये है अच्छाई का फल। अब महात्मा गांधी जी से रिलेटेड इस स्टोरी में और एक पार्ट को ऐड करते हैं कि गांधी जी भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करने के दरमियान ही उनको एक तालाब दिखाई पड़ता है। एक गांव से गुजरते हुए एक तालाब दिखाई पड़ता है और उस तालाब के किनारे इतनी गंदगी होती है, मल मूत्र चारों तरफ गंदगी ही फैला हुआ रहता है। तो सारे लोग रुमाल से, तौलिए से
गमछे से, दुपट्टे से अपना मुंह ढक लेते हैं और गांव वालों को भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन गांधी जी चुप रहते हैं, गांधी जी रुक जाते हैं। गांधी जी गांव वाले के घर जाते हैं, एक ग्रामीण के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे एक टोकरी और एक कुदाल चाहिए। गांव वाला तुरंत उनको दे देता है। उसके बाद गांधी जी लग जाते हैं सफाई करने में। जब वहाँ पर उनके अनुयायी देखते हैं कि महात्मा गांधी जो है सफाई अभियान में लगे हैं, तो सारे लोग जो है उनका सहयोग करने लगते हैं। कितने महान आदमी जब ये काम कर रहे हैं तो हम लोग कैसे रह सकते हैं बाकी। और जब ये लोग सपोर्ट करने लगते हैं तो गांव वाले जब देखते हैं कि हमारे गांव में इतने बड़े महान आदमी सफाई काम में लगे हैं, तो गांव वाले भी बहुत सारे वहाँ पर जमा हो जाते हैं और सारे लोग मिलकर उस जगह की सफाई करते हैं। जो गंदगी है उसको उठाकर फेंकते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी उस तालाब के चारों तरफ फूल के पौधे लगाते हैं और उसमें पानी डालते हैं। उसके बाद लोग जो है गांधी जी से अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। इस तरह महात्मा गांधी ने इतना बड़ा काम किया गांव में। उसके बाद गांधी जी चले जाते हैं उस गांव से। 1 महीने के बाद फिर महात्मा गांधी उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो जो तालाब था वहाँ से जाने की इच्छा किसी को नहीं कर रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले पड़े थे। उस खूबसूरती के नज़ारे का वर्णन किया नहीं जा सकता, इतना खूबसूरत जगह था। तो हमारे भी लाइफ में, हमारे भी सोसाइटी में, हमारे घर में, हमारे स्कूल में, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके लिए ये बड़ा आसान काम होता है ब्लेम करना, दोष लगाना, किसी को भला बुरा कहना। लेकिन जो गंदगी है, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना, गंदगी की सफाई करना, ये सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि अगर हर कोई ब्लेम ही करेगा तो सफाई कौन करेगा, समस्या का समाधान कौन करेगा। और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारे आसपास की सफाई नहीं होगी, तब तक हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता। तो किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी होगी इस बात की कि जो गंदगी है, जो बुराई है, हम बगैर किसी के कहे खुद उसको साफ कर दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके पीछे है, जो ये गलत काम कर रहा है, उसको ज़रूर इस बात का एहसास होगा और आपसे प्रेरणा लेकर वो अच्छा बन जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महात्मा गांधी का लेसन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।